चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग सबको। पिछला जो लेक्चर था आपका, उसमें हम हार्मोनिक आपका क्वेश्चन आपको करा रहे थे सेकंड वाले लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन और करा रहे हैं और फिर वहीं से आपका कंटिन्यू हम आपको करते चल रहे हैं। तो देखिए, एक आपका क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख रहे हैं और फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड पे बेटा ये स्टाइरिन है। इस कंपाउंड पे HBr का एडिशन हो रहा है। दूसरा जो बेटा क्वेश्चन है उसमें आपका है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बेटा लगा हुआ है OH और इस पे HBr का एडिशन हो रहा है, प्रोडक्ट बताना है। और तीसरा जो है उसमें हमारे पास ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और यहाँ पे बेटा पहला पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है और HBr का एडिशन हो रहा है और हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ध्यान से देखिए क्या है, कैसे है। पहला बेटा जो है इसमें आप बॉन्ड का पोलराइजेशन करेंगे, तो बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होगा वो इधर भी हो सकता है, या बॉन्ड का पोलराइजेशन इधर भी बेटा हो सकता है। अब H+ का अटैक करेंगे तो ये देखो, अगर H+ अटैक करेगा तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा और अगर इधर करेगा H+ अटैक तो यहाँ का कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब एक प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा और एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा वो कन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस दोनों से स्टेबलाइज होगा। मतलब अगर हम ये कार्बोकेटायन यहाँ का बनाए तो बेटा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, मेनली इसके बारे में सोचना है। यहाँ पे माइनस आया, इसने H+ पे अटैक किया और आपका बेटा जो इंटरमीडिएट बना वो आपका इंटरमीडिएट हो गया CH+ CH3। अब इस कंपाउंड पे बेटा हम Br- का अटैक कराएंगे, Br- का अटैक कराएं और ये Br- यहाँ पे जाएगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया CH3 और ये हो गया, ठीक। अगला बताइए, तो अगले में देखिए इसमें बेटा पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस काम करेगा। तो जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप है आपका, जानते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब ये +R ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ पे बेटा माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पे जब माइनस होगा तो ये वाला माइनस इस पे अटैक करेगा और आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट जो होगा वो होगा CH+ CH3 और यहाँ पे हो गया OH। अब इस पे बेटा ये अपने से स्टेबल है, इस पे Br- अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3 और यहाँ पे क्या लग गया, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखिए अगला इफेक्ट NO2 का। तो NO2 बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब माइनस आता है, ठीक। तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो ये इधर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर होगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। अब इसमें माइनस आएगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा H+ पे, तो आपका बेटा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस और ये हो गया NO2। याद रखिएगा जब ग्रुप लगा हो तो जो इंटरमीडिएट आ रहा है वही होता है, इसमें फर्दर कोई भी बेटा रीअरेंजमेंट नहीं करा जाता है। अब इस पे बेटा आपका Br- अटैक करेगा और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
और ये हो गया Br, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। ये आपका हो गया। ध्यान से देखिए, पहले वाले में बेटा आपका H+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर रहा है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर रहा है जहां पे बेटा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, ठीक। दूसरे वाले में देखिए H+ उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर रहा है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए H+ उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर रहा है जहां पे बेटा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो ध्यान से देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हमने आपसे कहा था कि मार्कोनिकॉफ रूल तभी अप्लाइड होता है जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। अब बेटा मार्कोनिकॉफ रूल तब भी हो सकता है जब एल्कीन नहीं फॉलो हो सकता है, जब एल्कीन एसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी एसिमेट्रिकल हो। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी भी कारणवश उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर जाए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, H+ उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर जाए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, तब भी बेटा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। तो एग्जाम में आपके पास चार ऑप्शन होंगे, एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल दे रहा है। तो बेटा जो अगर किसी भी रिएक्शन में एल्कीन सिमेट्रिकल हो जाए या रिएजेंट सिमेट्रिकल हो जाए, मतलब दोनों में से कोई भी एक सिमेट्रिकल हो जाए या दोनों सिमेट्रिकल हो जाए, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। या बेटा आपका एल्कीन एसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी एसिमेट्रिकल हो, लेकिन रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर जाए जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, तो भी बेटा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। अब आइए बेटा एक और अलग टाइप का केस है, और उसको देखिए, इसी में एडिशन रिएक्शन में इसको कहा जाता है एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। ये बेटा जो इफेक्ट है इसको एक साइंटिस्ट ने देखा था और उनका नाम था खरास, KHARASH। तो इसी को बेटा कहा जाता है खरास इफेक्ट या कहा जाता है खरास परऑक्साइड इफेक्ट। ये बेटा पहले हम लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओनली एप्लीकेबल, ये तभी एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल when both reactant plus reagent is asymmetrical अगला only HBr participates not HCl or HN। HCl HI नहीं देंगे। आइए ध्यान से देखिए क्या है, कैसे है, मैकेनिज्म वाइज पहले समझिए। एक हम आपको इसका क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म समझाना है। देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की एडिशन HBr के साथ किसी भी परऑक्साइड जैसे
H2O2 पर ऑक्साइड या बेटा R2O2 पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया CH3 CH2 CH2Br प्लस 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 HBr, ठीक, ये आपका बनता है। मेनली हमें इससे मतलब है, इससे बेटा मतलब नहीं। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या हो रहा है, मैकेनिज्म कैसे हो रही है। तो बेटा इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही है, ढंग से देखिए। तो होता क्या है कि सबसे पहले ये जो परऑक्साइड है पहले स्टेप में H2O2 परऑक्साइड, H2O2 जो परऑक्साइड है इसकी बेटा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी, और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दो OH फ्री रेडिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और फिर बेटा इसी में स्टेप पे क्या होता है कि ये OH फ्री रेडिकल जो होता है, ये OH फ्री रेडिकल जो होता है वो HBr का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराता है। और जब HBr का होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल आपस में मिलकर वाटर का फॉर्मेशन किए, प्लस Br फ्री रेडिकल फ्री। क्लियर। अब देखिए सेकंड स्टेप में बेटा क्या होता है, दूसरे स्टेप में आपका क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वो जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है, जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है, जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है वो बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इस पे अटैक करता है। जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है वो इस पे अटैक करता है। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इस पाई इलेक्ट्रॉन की होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होती है, इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो दो बेटा ये फ्री रेडिकल बनता है, इधर वाला भी बनेगा, इधर वाला। अब हम पोजीशन, दोनों पोजीशन पे एक एक बार करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है। तो जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो बेटा बन जाएगा CH3 CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये होगा प्लस आपका बेटा बन सकता है CH3 CH2 CH3 CHBr और CH, ये आपका बन सकता है। अब इसमें देखो ये इंटरमीडिएट होता है, ये बेटा इंटरमीडिएट होता है, ये रिडिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इंटरमीडिएट होता है। रिडिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, यहाँ पे बेटा प्राइमरी फ्री रेडिकल है। इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, मोर रिएक्टिव पोजीशन है। इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल पे आपका बेटा सॉल्वेंट से, वाटर से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अटैक करेगा और बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा, जबकि इसका वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, माइनर होगा। तो जनरली एग्जाम में बेटा मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। फिर से सुनिए, एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक, इसी इफेक्ट का नाम होता है खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर बेटा रिएक्टेंट अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, तो बेटा जो हाइड्रोजन होता है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। और यही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। तो फिर से सुन लीजिए, मार्कोनिकॉफ हो, एंटी मार्कोनिकॉफ हो, दोनों को होने के लिए एल्कीन भी एसिमेट्रिकल होनी चाहिए, रिएजेंट भी एसिमेट्रिकल होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, तभी होगा। अच्छा, अगर बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मिल जाए तब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखा गया कि मैकेनिज्म में कई सारी स्टेट एक्सोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, और ओवरऑल जब एनर्जी को जोड़ा जाता है तो ये देखा गया कि जो खरास पेरोक्साइड इफेक्ट होता है वो फाइनली एंडोथर्मिक होता है। और कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाए तो वो बेटा स्पॉन्टेनियस नहीं, जनरली क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपका हो गया। आइए आगे,
यहाँ पे अगला ढंग से देखिए, देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है आपका, कैसे है। एक और रिएक्शन है एल्कीन, एल्कीन पे बेटा हाइड्रोजन का एडिशन हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, उसके बेस पे एक और रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को कहा जाता है एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरी एलाइलिक क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन और एलाइलिक एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन और एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन और एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पे देखिए बेटा ढंग से क्या है, कैसे है। जैसे हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस एल्कीन की रिएक्शन हम क्लोरीन गैस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड और HNO, कुछ भी हो HNO, या बेटा दूसरा फ्री एजेंट ले सकते हो SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखा गया है कि ये जो आपका पोजीशन होता है, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके बगल वाला ये जो sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइल कार्बन होता है, जो अल्फा पोजीशन होता है, यहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इस सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होती है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बाहर निकलता है और उसकी जगह पे क्लोरीन फ्री रेडिकल आके लग जाता है, और बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2C। क्लियर। और बेटा अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन जाके लग रहा है तो रिएक्शन का नाम होता है एलाइलिक क्लोरीनेशन। आगे आइए, अगर हम बेटा यही आपका लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब हम रिएक्शन बेटा कराते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं NBS, NBS और हाई टेम्परेचर ले लें या डिफ्यूज सनलाइट लेते हैं, तो NBS जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होता है? N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। और N-ब्रोमोसक्सिनामाइड जो होता है ये बेटा ब्रोमोनेटिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा कि ब्रोमिनेशन कराएगा, बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। क्लियर। एक अच्छा क्वेश्चन इसी के बेस पे हम देखें कि क्या है, कैसे है। क्वेश्चन है आपका CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ठीक, यहाँ पे हो गया CH3 1 2 3 और ये हो गया CH3, ये हो गया। और सेम रिएक्शन हम बेटा क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी हो सकता है क्लोरीनेशन, यहाँ भी हो सकता है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल जो बनेगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ढंग से सोचिए, यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा हाइपर होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो मोर रिएक्टिव पोजीशन ये होगा। तो यहाँ पे बेटा अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। तो जो बनने वाला मेजर प्रोडक्ट होगा वो हो गया इसमें, देखिए ढंग से कैसे होगा। आपका जो मेजर प्रोडक्ट हुआ ये यहाँ पे बेटा ये आपकी क्लोरीन लग गई और ये आपका एक हो गया, ठीक, ये आपका हो गया। अब एक बेटा ये आपका हुआ, ये हुआ और एक ये, तो ये बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। आइए अगला पार्ट देखा जाए क्या है, कैसे है।
अब अगला जो बेटा है, हमने आपको एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। अब आइए एल्काइल हैलाइड से कोई भी दूसरा एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। तो तीसरा आपका जो हेडिंग है वो है, तीसरी जो हेडिंग है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड with the help of another alkyl halide, with the help of another alkyl halide रिएक्शन देखिए। फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजें क्या है कैसे है। ये आपकी बेटा हेडिंग पढ़ी है कि एक एल्काइल हैलाइड और उसकी सहायता से दूसरा एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए रिएक्शन, हमारे पास कोई भी बेटा एल्काइल क्लोराइड है, कोई भी एल्काइल क्लोराइड है, कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड है। इसको हमने हीट किया सोडियम आयोडाइड प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो जो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एल्काइल आयोडाइड होगा और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा सोडियम क्लोराइड या होगा बेटा सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर। अच्छा खुद सोचिए, केमिकल बॉन्डिंग सबने पढ़ा है, ढंग से पढ़ा हुआ है, तो खुद सोचिए कि पदार्थ सूत्र के अकॉर्डिंग सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड है ना, सोडियम ब्रोमाइड ये जो होते हैं ये आयनिक होते हैं और उनके कंपैरिजन में सोडियम आयोडाइड जो होता है वो बेटा कोवैलेंट नेचर का होता है, तो ये प्योरली कोवैलेंट होता है या इसमें प्रीडोमिनेंट कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें डोमिनेट होता है। और इन तीनों में बेटा जो आपका आयनिक कैरेक्टर होता है ये आपका डोमिनेंट पार्ट होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप देखिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। यहाँ से आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट होता है, ढंग से देखिए क्या है कैसे है। हमारे पास सोडियम सोडियम ब्रोमाइड हुआ, सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो एल्किल आयोडाइड बना। ये जो रिएक्शन होती है इसका नाम होता है फिन-क्लिस्टियन रिएक्शन। फिन-क्लिस्टियन रिएक्शन, ये बेटा रिएक्शन का नाम होता है फिन-क्लिस्टियन रिएक्शन। इस रिएक्शन का बेटा नाम होता है फिन-क्लिस्टियन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए क्या होता है फिन-क्लिस्टियन रिएक्शन। पहले आप देख लीजिए क्या होता है फिन-क्लिस्टियन, बेटा शायद स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत हो गया। फिन-क्लिस्टियन रिएक्शन का फिन-क्लिस्टियन की स्पेलिंग होती है जो भी हो, स्पेलिंग से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए बेटा फिन-क्लिस्टियन रिएक्शन में क्या होता है कि हम एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड इनमें से कोई भी लें और उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन के साथ कराते हैं तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि रिएक्शन होता कैसे है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग कैसे होती है, यही प्रोडक्ट में ऑपरेट होता है, फिर रिएक्शन पीछे क्यों नहीं जाती है। इसमें सोडियम आयोडाइड जो होगा ये कोवैलेंट होता है और एसीटोन में बेटा क्या होता है कोवैलेंट। तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है इस कोवैलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व हो गया, ये आयोनाइज होगा सोडियम आयन प्लस आयोडीन माइनस। अब यहाँ पे बेटा आयन का एक्सचेंज होता है और ये बन जाता है, ठीक। और ये जो होते हैं ये आयनिक होते हैं, ये आयनिक सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयनिक होने के कारण एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। हो सकता है कि आयनिक होने के कारण प्रेसिपिटेट हो जाए और प्रेसिपिटेट होंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे और नीचे बैठेंगे प्रेसिपिटेट होंगे, मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट डिक्रीज हो गई, सॉल्यूशन में तो रहेंगे नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, उनकी अमाउंट कम हुई। और जब प्रेसिपिटेट की अमाउंट कम होगी तो लीच-एटवियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की अमाउंट कम होगी तो लीच-एटवियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड ड्रिफ्ट करेगी, शिफ्ट करेगी और मेनली हमें क्या मिल जाएगा NI। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस रिएक्शन किस
के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन ली चैटलियर प्रिंसिपल। आगे एक और देखते हैं इसी में बेटा, एक ये हो गया, एक और क्वेश्चन। अब हम कोई भी एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, इन सबको ले और इसकी हीटिंग हम बेटा सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं, है ना। सिल्वर फ्लोराइड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, फ्लोरीन प्रोड्यूस करता है, इसके साथ कराते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो रिएजेंट है वो हम ले लें DMSO, डाई मेथाइल सल्फोक्साइड, या बेटा रिएजेंट ले लें डाई मेथाइल फॉर्मामाइड। तो होगा क्या कि ये क्लोरीन माइनस बाहर जाएगा, फ्लोराइड अंदर आएगा, ब्रोमाइड बाहर, फ्लोराइड अंदर, एक्सचेंज होता है और RF का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो साइड प्रोडक्ट बनेगी वो AgCl हो सकती है, AgBr हो सकती है, AgI हो सकती है। और आप जानते हो कि ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट होते हैं नीचे बैठे हुए। जब ये नीचे बैठेंगे प्रोडक्ट की अमाउंट डिक्रीज होगी, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी और अल्काइल फ्लोराइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो नेम्ड रिएक्शन होती है, इस नेम्ड रिएक्शन को बेटा कहा जाता है, इस नेम्ड रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाता है, स्वार्ट रिएक्शन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वार्ट रिएक्शन किसके बेस पे काम करता है, तो आंसर हो गया ये भी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में हम एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को एल्काइल फ्लोराइड में चेंज करते हैं, किसकी सहायता से, सिल्वर फ्लोराइड। रिएजेंट क्या होता है, DMSO और DMF। दूसरे भी बेटा फ्लोरोनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो सकता है कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, या हो सकता है मर्क्यूरी फ्लोराइड। क्लियर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा एक क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइल हैलाइड, ये बेटा यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन चली जाएगी एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज में। ठीक, तो ये आपका हो गया एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए अगला पार्ट, आपका बेटा अल्कोहल की सहायता से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। अल्कोहल की सहायता से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए बेटा अगला जो आपका है अल्कोहल की सहायता से आपका एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। तो अल्कोहल की सहायता से मैं एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, तो आप अल्कोहल लीजिए और अल्कोहल की रिएक्शन या तो बेटा HCl बेस प्लस NH क्लोराइड के साथ कराइए। रिएक्शन का बेटा ये जो नाम होता है वो हो जाता है ग्रुप्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होगा ग्रुप्स रिएक्शन, रिएक्शन का नाम होगा ग्रुप्स रिएक्शन। ठीक, दूसरा या तो आप अल्कोहल को PCl3 की प्रेजेंस में हीट कीजिए या अल्कोहल को PCl5 की प्रेजेंस में हीट कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, OH हटाइए और Cl चिपकाइए, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कीजिए। अब इससे बेटा NCERT पे अल्कोहल के टॉपिक में बहुत ढंग से डिटेल से कई सारे क्वेश्चन दिए हैं। अभी 2-3 साल पहले वो पूछा गया था, तो वो जो दिया गया है वो हम आपकी अल्कोहल में बताएंगे। इसका जो डिटेल पार्ट होगा, डिटेल स्टडी होगी, वो हम आपको किसमें बताएंगे, अल्कोहल। अब यहाँ पे आइए, एक और रिएक्शन है अल्कोहल की सहायता से एल्काइल क्लोराइड। तो हम अल्कोहल लें और उसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में ये कराते हैं। तो बेटा OH हटाइए, Cl लगाइए, दो साइड प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों गैसियस नेचर के होंगे। एक होगा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक क्या होगा, HCl गैस। अब एग्जामिनर पूछेगा कि ये कई सारे मेथड होते हैं जो अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में चेंज करते हैं। तो बेटा पूछा जाएगा कि कौन सा अच्छा मेथड होता है, तो ये लास्ट वाला।
लास्ट वाला जो होता है ये अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में चेंज करने का बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है। फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेस्ट मेथड क्यों होता है, तो आंसर लगाइएगा क्योंकि इसमें जो भी साइड प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस नेचर के होते हैं, और साइड प्रोडक्ट गैसियस नेचर के होंगे तो बेटा वो इवेपोरेट होंगे, बाहर निकल जाएंगे, मेनली हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर gaseous in nature. Side products are gaseous in nature. ये आपका हो गया ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, अच्छा एक चीज, ये जो रिएक्शन होती है इसका नाम होता है डार्जन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि बेटा इस मेथड के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइड क्यों नहीं बनता है, तो उसकी रीजनिंग आप याद रखिए कि ये बेटा कंपाउंड पॉसिबल होता है, लेकिन SOBr2 सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और सल्फ्यूरिल आयोडाइड जो होता है वो अनस्टेबल क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बेटा जब अनस्टेबल हो, कोई चीज एग्जिस्ट न करे तो उसको लैब में यूज नहीं किया जाता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन वगैरह के। इतनी बात क्लियर। अब आगे आइए, एक और रिएक्शन देखिए कैसे होगा, क्या होगा। हेडिंग है बेटा आपका, जो भी हेडिंग का नंबरिंग हो वो आप देख लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड with the help of carbonyl compound। सिंपल है, हम यूज आपको बता दें और इसी को आप यूज कीजिएगा। ये देखिए कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, उसका जनरल फार्मूला हमने बना दिया ठीक। इसको हीट किया जाए PCl5 के साथ, PCl5 के साथ हीट किया जाए। आपको कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ऑक्सीजन बाहर निकालिए। जब ऑक्सीजन बाहर निकालोगे तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी, 2 वैलेंसी खाली हुई, एक वैलेंसी पे एक क्लोरीन, दूसरी वैलेंसी पे दूसरा क्लोरीन लगा दीजिए, PCl3 बचा, उसके साथ चिपका दीजिए ऑक्सीजन को, तो बचने वाला जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, PO। क्लियर ठीक। अब आइए इसी का यूज लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड को हीट किया हमने PCl5 के साथ, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया CH3CCl, फिर ये आपका हो गया CH3 ठीक। और ये देखिए जो ऑक्सीजन निकला था वो मिल के बना दिया POCl3। अब इसमें हमें जो आपको याद रखना है, ये देखिए इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगता है, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाई हैलाइड में एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हो तो ऐसे कंपाउंड को बेटा कहा जाता है जेम डाइहैलाइड। तो जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को PCl5 के साथ हीट किया जाता है तो जेम डाइहैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन। और एक चीज ये देखिए CH2Cl। अब इस कंपाउंड में देखिए आपका क्या है कि अगल बगल कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको कहा जाएगा विस डाइहैलाइड। क्लियर हो गया।
अब आइए अगला, ये आपका हो गया कि कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की सहायता से बेटा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड की सहायता से आपका एल्काइल हैलाइड, जेम डाइहैलाइड कैसे बनेगा? तो ये आपका था बहुत ज्यादा बेटा, ये डीप में नहीं पूछा जाता है, बस सिंपल आप देखिए कि हमने क्या किया था। ये बेटा लास्ट रिएक्शन है आपकी एल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो डेरिवेटिव होती है उनसे आपका एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। निम्न रिएक्शन जो होती है ये इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का बेटा नाम होता है बोरोडाइन हुंस-डीकर रिएक्शन। अब देखिए बेटा बोरोडाइन हुंस-डीकर रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक एक बेटा क्लोरीन Ag के साथ और एक क्लोरीन R के साथ जाके जुड़ जाता है, तो या तो बेटा एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है प्लस AgBr का क्या हो जाता है फॉर्मेशन होता है, ये होता है। अब ढंग से इस रिएक्शन में देखिए वो क्या है कि जब हम किसी भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हीट करते हैं तो वन कार्बन लेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब वन कार्बन लेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का एग्जांपल होता है, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का ये एग्जांपल होता है। एक कार्बन कम प्रोडक्ट बनेगा मतलब डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का ये एग्जांपल होता है। इसमें देखिए यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, एक ब्रोमीन Ag के साथ जुड़ा प्रेसिपिटेट बना नीचे बैठ जाएगा, ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आपकी बाहर निकल जाती है। अच्छा इस रिएक्शन में देखिए ये रिएक्शन केवल और केवल सुटेबल होता है एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, ब्रोमाइड बनाने के लिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का क्या होता है एग्जांपल होता है। इसकी मैकेनिज्म बेटा फ्री रेडिकल वाली जो होती है वो डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो रिएक्शन क्या होगा कैसे होगा ये आपको नहीं पढ़ना है, रिएक्शन कैसे होगा क्या होगा ये आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही देखना है। तो फिर से सुन लीजिए, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की सहायता से एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड कुछ भी बनाना हो तो आपको क्या करना है कि या तो बेटा उस सॉल्ट को ब्रोमीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड हीट कीजिए, CO2 को बाहर निकालिए और क्लोरीन को एक Cl2 में दो क्लोरीन होंगे, एक क्लोरीन को एल्काइल ग्रुप के साथ और एक क्लोरीन को Ag के साथ लगाइए और प्रोडक्ट का क्या कीजिए फॉर्मेशन। बोरोडाइन हुंस-डीकर रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होता है, मतलब प्रोडक्ट में बेटा रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कार्बन की संख्या एक कम होती है, और दूसरा बेटा आपका क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है डिकार्बोक्सिलेशन या एग्जांपल ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। तो आज बेटा ये पूरा का पूरा पार्ट एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन एल्केन से एल्काइल से एल्किल हैलाइड से अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड से एसिड डेरिवेटिव से कैसे होती है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में अब आपका बेटा बचा हुआ है इनकी प्रॉपर्टीज, वो अगले लेक्चर में आपका एक्सप्लेन होगा। तो टॉपिक जितने दिन आज आपके लगे हुए हैं उतने ही लेक्चर और लगेंगे, ये टॉपिक पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर से कह रहे हैं कि जब भी आप अगला लेक्चर पढ़ेंगे, पिछला लेक्चर बेटा आप अपने कॉपी में नोट्स करते चलिए, वीडियो देख के जो भी आपका हो, और अगला लेक्चर पढ़ने से पहले पिछला लेक्चर पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कीजिए और फिर अगला लेक्चर सुनिए, तो आपको बेटा याद होता जाएगा। थैंक यू।